इसी कड़ी में हमारे जो आज के जो चीफ गेस्ट हैं श्री बैंक मैनेजर श्री महेंद्र चोपड़ा जी, मैं चाहूँगा वो आए और वो भी अपने संक्षिप्त में अपनी बात रखें। विशेषकर ओम प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ ठीक है और मैं पहले भी एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ और ऐसे चलता रहेगा। और इस प्रकार के जो आज सभा का आयोजन किया गया है माननीय काशीराम जी के जन्मोत्सव पर, जिनका जन्मदिन वैसे तो कल था 15 मार्च को, लेकिन मनाया आज जा रहा है। तो काशीराम जी के बारे में तो काफ़ी बातचीत हुई है, लोगों ने काफ़ी बताया उनके बारे में, और मैंने भी काशीराम जी को काफ़ी फॉलो किया है, उनकी सभाएँ भी अटेंड की है, मिला भी उनसे। मैं कभी हम सब कॉलेज में पढ़ते थे और वो जब साइकिल पर चलते थे, जब सिरसा के अंदर कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे याद है कि मेरे फादर कॉलेज में थे, तो मेरे फादर के पास आए थे, तो हम भी सब मिले थे। तो ये बहन मायावती और काशीराम, ये सिरसा में आना जाना रहता था इनका, और बाकायदा काशीराम से हमने मुलाकात हमने की। तो हाँ सही है। हेलो, तो उनको हमने जब सुना तो ये 1990 की बात है, 1992 में। तो उस टाइम क्या है कि जो हमारा समाज था राजनीतिक रूप से इतना जागरूक नहीं था, लेकिन दूसरे जो दल थे वो उनका शोषण करते थे, किसी से ये लगा लो वोट के खाते उनको कुछ भी मतलब। लेकिन उन्होंने एक ऐसा मंच बनाया बहुजन समाज पार्टी के नाम से कि दलित समाज को एक मंच दिया कि भाई तुम अपना राजनीतिक निर्णय खुद कर सकते हो। तो वो धीरे धीरे मिशन उनका वो जो था उसका प्रभाव भी काफ़ी रहा, और आने वाले समय के अंदर उनको सत्ता तक उन्होंने पहुँचाया उस मिशन को। लेकिन धीरे धीरे बाद में फिर 15-20 साल के बाद एक और बात मैंने बहुत नोट की। एक बार उनके पास जब वो महाराष्ट्र के अंदर कहीं सभा थी उनकी, और सभा के अंदर जा रहे थे, तो वो साइकिल पर चलते, साइकिल पर उनका सारा मिशन रहता था। तो उस दिन उनकी साइकिल जो थी पंचर हो गई और वो जा नहीं पाए। तो उनके एक साथी ने उन्होंने ये बात में बताई कि भाई उस दिन वो सारा दिन प्रकट कर उनका उनको अफसोस वाली बात में सभा में नहीं पहुँच पाए। लेकिन ये जब वो मिशन का आगे बढ़ा, बहुजन समाज पार्टी बनी, और जब सत्ता में आई, जब वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे, तो उन्होंने ये बात बताई कि भाई ये आदमी एक ऐसा आदमी है जिसके पास साइकिल के पंचर लगाने के पैसे नहीं थे, और इन्होंने इतना संघर्ष करके आज ये हेलीकॉप्टर में चल गए। ये उनकी सब अपनी कामयाबी थी। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि इससे प्रेरणा बहुत अच्छी हुई। और दूसरा ज़्यादातर बात नहीं करना चाह रहा टाइम की वजह से, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब को खाली हम लोगों ने संविधान निर्माता के रूप में प्रचारित किया, जबकि वो एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सी किताबें लिखी, समाज की आर्थिक दशा के ऊपर बहुत से उन्होंने शोध पत्र लिखे, लेकिन हमने उनको बिल्कुल मतलब इग्नोर किया, उनके बारे में कभी अध्ययन नहीं किया, चर्चा नहीं की। तो ये बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने बहुत, जैसे कि उन्होंने एक किताब लिखी थी कृषि के ऊपर, कोऑपरेटिव लैंड रिफॉर्म, लेकिन उसका कहीं भी कोई प्रचार नहीं हुआ, और वो बाकायदा संविधान सभा के अंदर उस लैंड रिफॉर्म्स के कोऑपरेटिव लैंड रिफॉर्म्स को लेकर आना चाहते थे, लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया। क्योंकि यदि वो लैंड रिफॉर्म्स कोऑपरेटिव जो फार्मिंग के एक सिद्धांत लेके आ रहे हैं, यदि वो लागू हो जाता तो आज हमारे समाज के जो कृषि पर आधारित जो मजदूर वर्ग है वो जमीनों के मालिक होते। लेकिन क्या था, वो उन दिनों में जो जमींदारी कम जाती है और सरकार सभा के अंदर उनका प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने उस सिद्धांत को लागू नहीं होने दिया, उस पर विचार ही नहीं किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने बाद में अपने जो लास्ट जो उनकी जो स्पीच थी उसके अंदर उस दर्द को मतलब सुनाया कि भाई मैं ये चाहता था कि, क्योंकि उनको ये पता था कि भाई ये संविधान तो बना के इस तरह अधिकार दे दें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में लोगों के पास रहेगा ना। जब ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर हमारे लोगों को क्या अधिकार मिलेगा? ठीक है, अधिकार तो दे दिए, और वो आज हम देख भी रहे हैं, ठीक है ना। आरक्षण का अधिकार दिया, आरक्षण वैसे इंडायरेक्टली खत्म कर दिया, नौकरियाँ खत्म कर दिया, आरक्षण का प्रमोशन मिल रहा है। तो उनका ये विजन था कि हमारे जो देश के अंदर है ना, जो भी
भी कमज़ोर वर्ग रहा है वो सब हम ही रहे हैं। लेकिन वो आज जो स्थिति है, आज भी हमारे 90% लोग लड़के नहीं हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 10-15% लोग आगे बढ़ पाए हैं। तो ये सब इसीलिए मेरा तो ये विचार रहता है कि हमारे समाज के लोगों को आर्थिक रूप से कोई ना कोई अपना बिजनेस, दुकान या कोई अपना प्रोफेशनल इस प्रकार के काम करेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। एक नौकरी आदमी को मिल जाती है, नौकरी में वो व्यक्ति को विशेष व्यक्ति से तो तरक्की कर जाता है, लेकिन समाज उससे कोई ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं होता। तो जब तक हम कमर्शियल नहीं बनेंगे, प्रोडक्टिव नहीं बनेंगे, इंडस्ट्रियल नहीं बनेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा सिर्फ एक ही है, और एक बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। एक नारा मैं देता हूँ कि भाई समृद्ध बनो और प्रभावशाली बनो। जब तक आप समृद्ध नहीं बनोगे तो प्रभावशाली भी नहीं बन सकते। तो इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत है तो आपकी हर जगह दखलंदाजी का महत्व रहेगा, राजनीति में भी, आर्थिक रूप में भी, सामाजिक भी। अदरवाइज हम अगर पीछे लोगों बने रहेंगे दूसरे लोगों के और दूसरा ये है कि बहुजन समाज के नाम से इतने लाखों संगठन हमारे देश के इकट्ठे बने हुए हैं, लेकिन आप उनकी समीक्षा करके देखिए उन्होंने किया क्या। सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। 1 लाख से ज़्यादा पूरे इंडिया के अंदर देख लोगे इतने संगठन बना रखे हैं, उनके 10-10 पदाधिकारी होंगे, करते कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी संगठन बनाते हैं कम से कम एक उनका मिशन होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए, ठीक है ना, और उस एजेंडे पर काम करें। और साल में जिस प्रकार आज हम प्रयास एकत्रित हुए, इसी प्रकार एकत्रित हो गए, ये उसकी समीक्षा करें भाई हमने ये एजेंडा बनाया था और इसमें हम कहाँ तक सफल हुए हैं, कहाँ हमारी कमियाँ रही हैं और इन कमियों को दूर करके हम कैसे लोगों को और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई मतलब कोई सोच में मैंने तो देखने को मिलती है, भाषणबाजी कर देते हैं किसी अम्बेडकर के नाम से हो जाए, कभी 14 अप्रैल को, अब 14 अप्रैल को देखना पूरे देश के अंदर कोई बड़ा कैसा अम्बेडकर जयंती मनाएंगे, उसके बाद पूरे साल भर हम सो रहते हैं। उनकी इतनी किताबें हैं, उनकी इतनी फिलोसफी किताबें हैं, कभी हम उनको चर्चा नहीं करते। उन्होंने इतनी मतलब समाज के बाद सामाजिक जो विचार दिए उन पर कभी चर्चा नहीं करते, आर्थिक विचार दिए वो पर चर्चा नहीं करते, राजनीतिक विचार दिए उनको चर्चा नहीं करते, संविधान है संविधान के ऊपर बात करते रहते हैं। आज वो संविधान भी खतरे में आ गया। अब संविधान के अंदर वो वर्ड लिख रहे हैं, उसका जो इसको धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो वर्ड है वो कोई कंट्रोवर्सी हो गया, उसके हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे लोग है और हम तक कोई कभी नहीं पा रहे, क्योंकि हमने जो भी व्यवस्था जिस प्रकार की क्रिएट कर दी उस व्यवस्था के अंदर इस संविधान में बदलाव होना ही था। ये हम पहले भी बोलते थे तुम संविधान को ये किसी दिन भी खत्म कर देंगे। और ये आज मैं लिख दे सकता हूँ, जिस दिन इनके पास पूर्ण बहुमत आ गया, ठीक है ना, इन्होंने बिल्कुल जारी कर रखी है, ये बिल्कुल कर देंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे बताइए। इसलिए उसके लिए संविधान को मजबूत करने के लिए हमें विचारधारात्मक रूप से मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो हिम्मत ना कर सके। जब तक हमारी विचारधारा हो, चाहे वो किसी प्रकार की विचारधारा हो, जो विचारधारा सामाजिक रूप से सामाजिक न्याय के पक्ष में है उसके साथ हमने खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा संविधान भी बचेगा और हमारा समाज का उत्थान भी होगा। तो साथियों मैं कोई ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी हमारी रविदास सभा वगैरह जो है, जितनी भी सभा बना रखी है, ये कोई एक एजेंडा ऐसा बनाए कि भाई हमने इस साल में ये काम करना है और उसके बाद जब हम दोबारा इकट्ठे हुए तो फिर उसमें समीक्षा होनी चाहिए भाई हमने एक एजेंडा बनाया था, लागू हुआ नहीं हुआ, पूरा हुआ नहीं हुआ, कमियाँ हुई तो कैसे रही, आगे क्या कर सकते हैं। उसके अंदर और सबसे मेन बात होती है आपने जब तक फाइनेंस की व्यवस्था नहीं होगी कोई भी मिशन आगे नहीं बढ़ सकती। तो फाइनेंस को कैसे इकट्ठा करना है और पैसा कैसे इकट्ठा करना है उसके लिए इस पर विचार करना चाहिए। जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा हमारा कोई मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। हमें कोई भी आप एजेंडा मतलब बना लीजिए, कोई भी आप शिक्षा के क्षेत्र में एजेंडा बनाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एजेंडा बनाइए, ठीक है ना। अब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इतने बड़े महंगे हॉस्पिटल है, हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो भी छोटे छोटे है कोई क्लिनिक बना लो, ठीक है ना, वाइट डॉक्टर ज़्यादा दवाइयाँ फ्री दे दो ताकि हमारे गरीब आदमी बेचारा वहाँ पर कोई इलाज बना सके। शिक्षा के क्षेत्र में है कोई इतना ये है कि यहाँ पे अच्छा हॉल बना रखा है तो हम यहाँ पे कहते हैं शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं।
आज से उसका प्रभाव आज लोगों से है, उसका प्रभाव आज लोगों पे। तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ।